हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। तो लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्कशन आप लोगों ने ध्यान से सुनना है ताकि कोई भी माइंड में डाउट ना रहे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंटरेस्टिंग वे से लेक्चर को सुनना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो डाउट कोई भी नहीं रखना माइंड में। तो मैं आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात की जा रही है कमेंग रिवर की। कमेंग रिवर जो है ये पाई कहाँ पे जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मैप में देखें ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये क्या है? कमांग रिवर है। ओरिजिनेट ये होती है वेस्ट कमांग से। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है ये, तो आप लोगों ने याद रखना है कमांग रिवर कहाँ से फ्लो होके जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश से जो है ये फ्लो करती है। ओरिजिनेट भी इसका अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रह्मपुत्रा रिवर देख सकते हैं। ठीक है, तो चाइना वाले रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिबांग वैली है। क्लियर? यहाँ पे सुबनसिरी रिवर है। क्लियर? तो सुबनसिरी रिवर भी, रिवर के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो ये आप लोगों को माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब ये बात का क्या की जा रही है कमांग रिवर में। कमांग रिवर में जो फिशेस थी उनकी, कई ज़्यादा फिशेस की जो संख्या है उनकी डेथ हुई है। तो मास डेथ देखने को मिली है फिशेस की। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी देखने को मिला अर्थक्वेक की वजह से। 3.4 मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, तो अर्थक्वेक देखने को मिला, जो बॉर्डर यानी कि किसके बॉर्डर के पास है? विद चाइना बॉर्डर के पास है। ठीक है, मास जो फिश डेथ हुई कमेंग रिवर में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो कमेंग रिवर आपको याद रखनी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ है? लैंडस्लाइड के कारण जो है फिशेस की क्या गई? जान चली गई। तो रीज़न जो है ये सिस्मिक जोन 5 रीज़न है ये, जो मोस्ट वेनरेबल है अर्थक्वेक, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो रिवर जो है ये ब्रैकिश में टर्न हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है लो ऑक्सीजन की जो, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, उसकी वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की, पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिशेस की यहाँ पे डेथ देखने को मिली। ठीक है, लो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है कंसंट्रेशन अगर देखें वो राइज हुआ थ्रू नेचुरल फिनोमेना, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। ठीक है, जो इंक्लूड है सीजनैलिटी चेंजेस देखने को मिले रिवर फ्लोज में। ठीक है, इसके नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से, और सैलाइन एंड थर्मल जो स्ट्रैटिफिकेशन है वाटर कॉलम का। क्लियर? तो लो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल की वजह से जो है एक्सेसिव डिमांड जो है, यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी थी रिवर में, उसके कारण जो है ये फिशेस की डेथ देखने को मिली। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो इतने सारे फिशेस की डेथ होना, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। अगर कमेंग रिवर के बारे में बात करें, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से होती है। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक यहाँ पे देखने को मिलता है। बिलो स्नो कैप्ड गोरी चैन माउंटेन है यहाँ पे, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ऑन इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास। कमेंग की अगर बात करें तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लो करती है थ्रू थ्रू बालूक पोंग सर्कल, जो वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश, एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम से। ठीक है, वहाँ से फ्लो होके जाती है। और ये रिवर जो है ये लोअर रीचेस यानी कि रीच करती है ये, और ये वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो वन ऑफ दी ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये ज्वाइन किसको करती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को करती है। किस रीजन में करती है? तेजपुर रीजन में, जो कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ द कोलिया भोमोरा सेतु ब्रिज, कहाँ पे? असम में। ठीक है, तो ये ऑल्सो फॉर्म बाउंड्री देखने को मिलती है इस रिवर की, किस किस के बिटवीन? सीसा एंड ईगल नेस्ट सेंचुरी जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट में पाई जाती है। और पाके टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? टू द ईस्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। डाफला हिल्स जो है ईस्ट में रहती है इस रिवर के, और अक्का हिल्स लोकेटेड है वेस्ट ऑफ द कमेंग रिवर। अगर कमेंग रिवर की ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो तीपी, तेंगा, ठीक है, बिचौम एंड धिरंग छू। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है कमेंग रिवर की। तो ये आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश से ये क्या करती है? फ्लो होके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्रा की क्या है? सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो असम जो है टच करता है, नागालैंड टच करता है, यहाँ पे चाइना का बॉर्डर, यहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की यहाँ पे बात की जा रही है 2021 की, ये अभी दिए जाएंगे, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अनाउंस किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए जाते हैं हर साल। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है इसमें 6 डिफरेंट अवार्ड्स की कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। 6 डिफरेंट अवार्ड्स की कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर माना जाता है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड है, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, और साथ ही साथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है, और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अभी जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम रिसेंटली ही चेंज किया गया। तो इसका नाम रिसेंटली जो चेंज किया गया तो रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये जो है अवार्ड जो है ये दिया जाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है हमारी कंट्री के जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर्मली अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ये हाईएस्ट अवार्ड है, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है हमारी कंट्री में। और इंस्टीट्यूट कब किया गया इसको? 1991 में, ठीक है। तो मोस्ट स्पेक्टाकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस अगर हो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की, ठीक है, तो उसको दिया जाता है प्रीवियस अगर 4 साल की उसकी परफॉर्मेंस उसके आधार के बेस पे, ठीक है। प्रीवियस 4 साल के जो इसकी रहेगी परफॉर्मेंस किसी भी पर्सन की, ठीक है, उस बेस पे ये दिया जाता है। इसमें एक मेडल दिया जाता है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कैश प्राइस की अगर बात करें तो 25 लाख दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट अवार्ड की, अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेजेंट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट देखने को मिलती है नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में, ठीक है। तो गुड परफॉर्मेंस अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की है उसमें भी लास्ट जो 4 साल हैं उस बेस पे उसकी 4 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे ये अवार्ड दिया जाता है। कैश प्राइस 15 लाख रहता है, ठीक है। ब्रोंज स्टैचू दिया जाता है अर्जुन का, ठीक है, और ऑनर दिया जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य जो है ये किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट किया गया 1985 में किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सीलेंस जो है स्पोर्ट्स कोचिंग की, ठीक है। अगर किसी भी पर्सनालिटी के द्वारा यानी कि एक कोच जो है, ठीक है, कोच जो है जैसे क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, ठीक है, अच्छी तरह उनके द्वारा कोचिंग दी गई है क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को, तो उनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाए, ठीक है। बात करें जितने भी कोचिज हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की गई है, अच्छी तरह से वर्क किया गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स पे, ठीक है, तो उस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाता है। कैश प्राइस की अगर बात करें तो 15 लाख कैश प्राइस है। ब्रोंज जो है स्टैचू द्रोणाचार्य का प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न अवार्ड वो अलग है, ध्यानचंद अवार्ड जो है वो अलग है, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना माइंड में, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट किया गया 2002 में, कंप्राइज किया गया इसको ध्यानचंद स्टैचू यहाँ पे दिया जाता है। कैश प्राइस 10 लाख दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, और सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है, ठीक है। और ऑनर किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, कॉन्ट्रीब्यूटर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने किया हो, अच्छी परफॉर्मेंस की हो, ठीक है। तो प्रमोशन जो है कंट्रीब्यूट इसमें किया जाता है, कंटिन्यू प्रमोशन देखने को मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की अगर बात करें 1956 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया। तो यूनिवर्सिटी लेवल जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रहती है वहाँ पे ये दी जाती है। यूनिवर्सिटी में अगर किसी पर्सन के द्वारा टॉप परफॉर्मेंस की गई होती है, इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट्स रहते हैं वहाँ पे लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की मैं बात करूँ तो ये 2009 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है। तो इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है तो ये मिलके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं ये पुरस्कार। और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और एनजीओस जो हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स बॉडीज इंक्लूड रहती है स्टेट एंड नेशनल लेवल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, क्लियर।
बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव भी लिए गए स्पोर्ट्स को कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है। तो खेलो इंडिया जो स्कीम है वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेंट स्कीम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर स्कीम, स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम्स हैं जो रिलेटेड टू गेम्स हैं, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कैसे हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, ठीक है। आजकल जो बच्चे हैं वो फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं गेम्स में, ठीक है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए स्पोर्ट्स पे ध्यान हो बच्चों का, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है ताकि फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी तरीके से रहती है, ठीक है। माइंड फ्रेश रहता है, पढ़ाई में भी अच्छी तरीके से ध्यान लगता है। तो कैसे इन चीज़ों को आगे लेके चलना है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड। तो न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड जो है ये अभी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर, यहाँ पे LAC है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में, तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे LAC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता है इस रीजन में। यहाँ पे भी स्काई चीन में आपने देखा होगा, ठीक है, गालवान वैली जो है यहाँ पे स्टैंड ऑफ देखने को मिला चाइना का। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वेस्टर्न सेक्टर एरिया जो है सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ देखने को मिलती है 1570 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है ईस्टर्न सेक्टर कितना 1325 किलोमीटर, और सबसे कम है 545 किलोमीटर सेंट्रल सेक्टर। तो LAC में ये काउंट होता है, ठीक है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर एरिया है वो LAC यानी कि चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री टच होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती है ये वाले वेस्टर्न सेक्टर की। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है LAC वाला एरिया, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड यहाँ पे बनाया जा रहा है। रिसेंटली ही इंडिया के द्वारा न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड जो है ईस्टर्न सेक्टर जो है LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर में यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि चाइना का जो अभी न्यू बॉर्डर लॉ चाइना के द्वारा लाई गई है, तो चाइना ने ये भी बोला है कि ये हमारी कंट्री के लिए बॉर्डर लॉज हैं, तो बाकी कंट्रीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर चाइना का तो आपको स्वभाव पता ही है कि चाइना जो है वो किसी का सगा नहीं है, ठीक है। तो चाइना लेजिस्लेचर के द्वारा हाल ही में न्यू बॉर्डर लॉ क्या किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, तो ये हमारे लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड यहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो LAC जो है डिमार्केशन सेपरेट करता है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी को, ठीक है। तो रिसेंटली ही स्टैंड ऑफ भी देखने को मिला लद्दाख का, ठीक है, गालवान वैली में। गालवान वैली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये LAC वाला एरिया है। पैंगोंग लेक जो है ये ले वाले रीजन में देखने को मिलती है, ये लद्दाख है, ठीक है। तो ये चाइना का जो पार्ट है, चाइना कंट्री है यहाँ पे, तो ये क्या है, गालवान वैली है। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ देखने को मिला, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर है और ये पाकिस्तान वाला एरिया, क्लियर। तो इसके बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ देखने को मिला, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें तो न्यू जो आर्मी एविएशन ब्रिगेड है, तो मार्च 2021 में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अभी जो है इसको आगे लेके चलने की बात की जा रही है, जैसे असम में भी इसको सेटअप करने की बात की जा रही है। कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूएसए से जो हमने परचेज़ किया चीता हेलीकॉप्टर इसराइल का हीरोन डोम, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फंक्शंस की अगर बात करें, न्यू ब्रिगेड जो है इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकनसाइलेंस एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी आर्मी की। चाइना क्लेम करता रहता है हमेशा अरुणाचल प्रदेश वाला जो साउथ तिब्बत है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये कहता है कि हमारा रीजन है, क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश का जो कारुक शिपली लॉ है, ठीक है। तो लद्दाख का यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंगोंग तसो लेक, यहाँ पे भी चाइना का स्टैंड ऑफ देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश का ये वाला रीजन जो है साउथ वाला रीजन, ठीक है, नमका चू, सुम दोग्रोंग चू, ठीक है, स्पालिया। तो ये सारे रीज़न हैं जो क्लेम करता है चाइना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 16th ईस्ट एशिया समिट, तो रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी अटेंड की गई है 16th ईस्ट एशिया समिट जो है, ठीक है।
तो इसमें डिस्कस किया गया कि कैसे हमने इंडो पैसिफिक रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो इंडो पैसिफिक रीजन की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियन ओशियन वाला रीजन और पैसिफिक वाला रीजन। तो इसमें कैसे हमने कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक, कैसे डेवलपमेंट करना है इस रीजन में, कैसे सिक्योरिटी जो है वो गेन करनी है, ताकि चाइना जो है वो अपना दबदबा ना बना सके, बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, जो सिचुएशन स्पेशली देखने को मिल रही है कोरियन पेनिनसुला और म्यांमार में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। साउथ चाइना सी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है वहाँ पे चाइना क्या करता है, क्लेम करता है कि वो सी क्या है, हमारा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इंडियन ओशियन जो है ये हमारी कंट्री के नाम से तो हमारा तो नहीं है, तो सबका ही है, ठीक है। तो रीअफर्म की अगर बात करें, इंडिया के द्वारा फोकस दिया गया कि कैसे फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड आशियन सेंट्रलिटी कैसे बना के रखनी है इस रीजन में। उसके बाद देखिए ईस्ट एशिया समिट की इस्टेब्लिश, यानी कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, 2005 में किया गया था 18 रीजनल लीडर्स के द्वारा, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंज जो फेस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कैसे चैलेंज को कैसे हमने एक्सेप्ट करना और क्या क्या हम सोल्यूशंस लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कंसेप्ट जो है ईस्ट एशिया ग्रुपिंग का फर्स्ट प्रमोट किया गया था 1991 में, किसके द्वारा, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो थे महाथिर बिन मोहम्मद। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। प्रपोज किसके द्वारा किया गया, 1991 में, किसके द्वारा, मलेशियन के जो प्राइम मिनिस्टर थे महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा, ठीक है। तो इस्टेब्लिश 2005 में किया गया, आइडिया दिया गया 1991 में, ठीक है। तो 6 प्रायोरिटी एरिया यहाँ पे रखेगी कि कहाँ पे बेसिकली फोकस किस पे देना है, जैसे इन्वायरमेंट पे फोकस देना है, एनर्जी पे फोकस देना है, एजुकेशन पे फोकस देना है, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू, पैंडमिक जो डिजीज़ है कोविड-19 का जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिला, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे वोल्केनोज होता है, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं, आसियान कनेक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। ऊपर से जो कंप्राइज किया जाएगा, यहाँ पे 10 मेंबर्स रहेंगे किसके, आसियान के, ठीक है। उसी के साथ साथ 8 जो अदर कंट्रीज जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए यहाँ पे मिलके काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसियान जो है ये सेंट्रली फॉर्म है, ठीक है, चेयर की जाती है आसियान मेंबर के द्वारा। अब जो है आसियान की जो चेयरमैनशिप है, ठीक है, वो किसके पास है, ब्रुनई के पास, डेरुसलम, ठीक है, 2021 की। अगर ईस्ट एशिया समिट की मैं बात करूँ तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो ईस्ट एशिया समिट जो है इसका जो कैलेंडर है, यानी कि रोटेट करती है इसकी चेयरमैनशिप जो है एनुअली, लीडर समिट रहती है, ठीक है। तो जैसे आसियान लीडर्स की रहती है मीटिंग, ठीक है, 4th क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर देखने को मिलती है। मीटिंग जो है इसकी फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स रहते हैं, एनुअली जो मीटिंग रहती है। इंडिया जो है ये फाउंडिंग मेंबर है, याद रखिएगा, इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। और ईस्ट एशिया समिट जो है ये बैंकॉक में हुई थी 2019 में। इंडिया ने अनवील किया था इंडियाज़ इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो 2019 में जब बैंकॉक में इसकी समिट देखने को मिली, तभी इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री के द्वारा, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव जो है ये अनवील किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, ठीक है, विद बैकग्राउंड। अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो आप अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।